आज हम लोग कुछ शुरू करने वाले हैं राज्यपाल को। हम लोग जैसा कि पता है कि संविधान का भाग 6 पढ़ते हैं, तो इसमें राज्य के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना? उसमें राज्य के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 152 में राज्य का परिभाषा दिया हुआ है, तो वहीं 153 से 162 तक में राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है। 163 से 62 तक में, फिर से 163 और 64 में क्या दिया हुआ है? मंत्रिपरिषद के बारे में दिया हुआ है। फिर 165 में क्या दिया हुआ है? राज्य महाधिवक्ता के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के बारे में 163 और 64 में दिया हुआ है। इसमें बोला है संघ की नियुक्ति, इसमें दिया हुआ मुख्यमंत्री के बारे में, और इसी में उत्तरदायित्व के बारे में भी दिया हुआ है। ये सब 163-64 में, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ा दिए थे। और आपको याद रखना है कि राज्य की विधायिका भी पढ़ाए थे, तो 168 से 212 के बीच में है, ठीक है। और राज्य सरकार का कार्य संचालन तो 167, 166, 167 है। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है। राज्य का अधीनस्थ न्यायालय 233 से 37, और राज्य का हाईकोर्ट 214 से 232 है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल हमको पढ़ना है, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है? तो राज्यपाल आता है 153 से लेके 162 तक। लगभग 10 आर्टिकल जो भी पढ़ेंगे वह राज्यपाल से संबंधित होगा। तो पहले आर्टिकल को ही क्लियर कर लेते हैं। राज्यपाल का आर्टिकल का ट्रिक है, राजा का नाक, कोई राजा है तो उसका नाक क्या चीज़ होगा? योगा से साफ होगा, योगा से साफ होगा। तो 53 से कहाँ तक है? 162 तक, 153 से। तो राजा से क्या हो जाएगा? 153 में है राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 97वां संविधान संशोधन द्वारा कहा दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। फिर से कहा से 154 में क्या होगा कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। फिर ना से क्या होगा? ना से होगा, ना से होगा तुमको नियुक्ति, ना से होगा तुमको नियुक्ति। तो 155 में क्या है? राज्यपाल का नियुक्ति। फिर क से क्या होगा? तो क से होगा फिर राज्यपाल का कार्यकाल। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। यो से क्या होगा? तो 157 में क्या है? योग्यता है। यो से 157 में क्या है? तो राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता है? तो इसमें 2 योग्यता दिया हुआ है। और सौ से क्या होगा? तो 158 में राज्यपाल पद के लिए क्या शर्त है? तो योग्यता अलग है, शर्त अलग है। इसके ऊपर सवाल भी आया था, बताएंगे। फिर से सा तो क्या है? साफ से क्या होगा? तो 159 में शपथ है। और उसी तरीके, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल। मतलब इस आर्टिकल, ये ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, राजा का नाक योग से साफ। 159 तक। बाकी 2 आर्टिकल आपको खुद भी याद करना पड़ेगा। 160 में है कि अगर आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का पद खाली हो गया तब क्या किया जाए? पद रिक्ति की स्थिति है ये 160 में। 161 में है कि क्षमादान की शक्ति। 161 में है क्या चीज़? क्षमादान की शक्ति। 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राज्यपाल के बारे में बोला जाता है कि जो राज्यपाल होगा वो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और वह इस शक्ति का प्रयोग खुद या फिर अधीनस्थ अधिकारियों या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा, जैसे कि राष्ट्रपति करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है राज्यपाल की शक्तियाँ के बारे में, ठीक है। देखो, राज्यपाल जो है, राज्यपाल बोला क्या है कि राज्य स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था ही अपनाई गई है, ठीक है, जैसे केंद्र स्तर पर अपनाया गया है। भाग 6 में 153 से 57 जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें राज्य की कार्यपालिका आता है। इसे 153 से 67 के बीच है, तो 153 से 168 के बीच में हम लोग राज्यपाल पद को पढ़ाई करते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। ये जो राज्य का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, संवैधानिक रूप से वही राज्यपाल होता है। और याद रखना है कि राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, क्योंकि इसको नियुक्त कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
उसी के अनुसार प्रसाद पर्यंत भी रहेगा अपने पद पे। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। उसके तहत बोल दिया गया कि एक आदमी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। 155 में बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस कारण ऐसा बोला जाता है कि वो केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है? नामांकित होता है। केंद्र सरकार द्वारा क्या होगा? नामांकित होगा। फिर आपको 157 आर्टिकल नंबर 157 में राज्यपाल पद से मात्र 2 ही आपको ये दिया हुआ है योग्यता कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। एक तो उसका भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये नहीं कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बस भारत के इसके पास नागरिकता होना चाहिए। जन्म वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, उसका आयु क्या होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। एक बात याद रखेंगे कि कभी भी दोनों के अलावा और कोई योग्यता नहीं दिया है राज्यपाल पद के लिए। कभी बोले कि वो राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, चाहे लोकसभा, चाहे विधानमंडल, चाहे संसद सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ये सब कोई योग्यता में ये सब बात नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए जरूर दिया गया है। राष्ट्रपति का उम्र 35 साल का भी हो और इसके साथ भारत का नागरिक हो। एक चीज़ और भी बोल दिए तो वहाँ पे कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, लेकिन राज्यपाल के लिए ये सब बात नहीं यूज हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया राज्यपाल का योग्यता। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि राज्यपाल को ये नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन इसको शपथ जो दिलवाता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई दिलवाता है। अगर सीजीआई अनुपस्थित है तो फिर कोई और न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह शपथ दिलवाएगा। ठीक है। फिर आपको याद रखना है राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या है, तो 158 में दिया हुआ है। ये 4-5 शर्तें हैं राज्यपाल पद के लिए, याद रखना है। उस संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये योग्यता नहीं है, ये शर्त है कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपके पास शर्त है कि वो किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरा शर्त है कि संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धि, विशेषाधिकारों और भत्ता के लिए अधिकृत होना चाहिए। जो संसद निर्धारित करता है उपलब्धियां या फिर विशेषाधिकार या भत्ता, उसके लिए वो क्या हो? अधिकृत हो। चौथा शर्त ये है कि कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धि और भत्तों को कमी नहीं किया जा सकता। सही बात है। एक तो इसके लिए अधिकृत हो, भत्तों विशेषाधिकारों के लिए जो संसद बनाएगा, निर्धारित करेगा। और दूसरा ये शर्त है राज्यपाल पद के लिए कि कार्यकाल के दौरान उसके किसी भी ये उपलब्धि में कमी या फिर भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल के लिए पास कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। ठीक है। तो कार्यकारी शक्ति हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो कार्यकारी शक्ति प्रेसिडेंट में पढ़ाए थे। आपको कार्यकारी शक्ति पहचान लेना है। जहाँ पर भी गठन की बात आए, नियुक्ति की बात आए, भारत सरकार, मंत्रिपरिषद, ये सब नाम जुड़े। पहला सुन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होगा। तो देखो राज्य सरकार शब्द आ गया, तो ये क्या होगा? ये कार्यकारी शक्ति आ गया। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, नियुक्ति वाला बात आ गया। मंत्रिपरिषद आ गया, मुख्यमंत्री शब्द आ गया, तो ये कार्यकारी शक्ति हो गया राज्यपाल का। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये मंत्री हो या मुख्यमंत्री, दोनों याद रखेंगे। स्टेटमेंट सही है कि ये दोनों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कैसे? तो मंत्री अपना प्रसाद पर्यंत पद इस कारण से धारण करता है कि मुख्यमंत्री के कहने पे मंत्री क्या हो सकता है? हट सकता है। और दूसरा, जो लोकसभा में बहुमत ना हो तब भी मुख्यमंत्री हट सकता है। तो इसी कारण बोला जाता है कि वो मंत्री हो या फिर ये मुख्यमंत्री हो, दोनों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी राज्यपाल का क्या है? कार्यकारी शक्ति है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, ये भी राज्यपाल का क्या है?
कार्यकारी शक्ति हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना और सबकी नियुक्ति करना। और भी कार्यकारी शक्ति है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करना, ये भी कार्यकारी शक्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, ये भी कार्यकारी शक्ति है। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना की मांग कर सकता है। देखो, तो मुख्यमंत्री शब्द आ गया, तो ये भी कार्यकारी यहाँ पे। राज्य लोक सेवा आयोग, देखो और भी जो कमीशन साहब का आयोग की नियुक्ति कर रहा है, तो नियुक्ति क्या है, कार्यकारी शक्ति ही है राज्यपाल का। किसी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाना, तो देखो मंत्री परिषद शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया, कार्यकारी शक्ति हो गया राज्यपाल का। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा कर सकता है, तो देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कार्यकारी है कि ये विधायी है, लेकिन याद रखेंगे आपातकाल लगाना भी क्या है, राज्यपाल का कार्यकारी है, लेकिन अध्यादेश जारी करना क्या होगा, विधायी शक्ति होगा। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की भूमिका भी निभाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको SCERT में भी दिया हुआ है कि राज्य का राज्यपाल चाहे तो वो जितना भी विश्वविद्यालय है उसका कुलपति भी होता है राज्यपाल। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे याद रखना है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अब राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सा है, तो देखो राज्यपाल राज्य विधायिका का परमानेंट अंग है, तो ये विधायी शक्ति है। शब्द आ गया पर क्या, विधायिका। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत या उसका अवसान कर सकता है। ठीक है, सत्र बुलाना, ये करना, ये सब विधानमंडल से संबंधित है। शब्द यूज हो गया विधानमंडल, तो ये विधायी शक्ति हो गया। वह राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता, भाई शब्द यूज हो गया विधानसभा, विघटन करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सब राज्यपाल की विधायी शक्ति है। संबोधित करना प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करना, ये भी विधायी शक्ति है। राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेजना, तो देखो किसको सदन संदेश भेज रहा है, तो राज्य विधानमंडल को, तो भी क्या होगा, विधायी शक्ति होगा। राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, तो विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पद जब रिक्त हो तो किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। सही बात है। तो देखो यहाँ पे जो नियुक्ति वाला होगा वो विधायी नहीं, ये कार्यकारी नहीं होगा, विधायी होगा, क्योंकि ये जो इस अब संसद में से मतलब विधानमंडल में से तो किसी को स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर नियुक्त कर रहा है, तो ये विधायी है। शब्द क्या हो रहा है, विधानसभा या विधानमंडल में से ही किसी को करता है तो क्या हो गया, विधायी हो गया। और एक वही 6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करना, तो ये भी क्या है, राज्यपाल का विधायी शक्ति है। लेकिन एक चीज़ ठीक है ना, क्योंकि शब्द यूज हो गया यहाँ पे विधान परिषद, जहाँ पर भी शब्द यूज हो जाए विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, तो समझ जाना कानून बनाने की बात आए तो वो समझ जाना विधायी शक्ति है। और एक चीज़ याद रखना है कि जैसे केंद्र में 12 वो सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसी तरीके से राज्यपाल 1/6 सदस्य को विधान परिषद में नियुक्त करता है। और याद रखना है कि किन किन क्षेत्रों में माहिर होना चाहिए वो लोग, तो 4 क्षेत्रों में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, 5 क्षेत्रों में। ये वाला सारा क्राइटेरिया तो केंद्र में भी है। राज्य में एक और जुड़ जाता है कि अगर वो आदमी सहकारी आंदोलन से संबंधित है तो वो भी राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर जो मान लीजिए किसी के डिस्क्वालिफिकेशन पे निर्णय लेना है तो वो भी निर्वाचन आयोग की सलाह पे या परामर्श करके, तो भी राज्यपाल की कैसा है, विधायी शक्ति है। क्योंकि शब्द क्या हो गया यहाँ पे, विधानमंडल शब्द हो गया। ठीक है, इन सब की नियुक्ति करेगा तो कार्यकारी शक्ति, लेकिन इन सभी की जो रिपोर्ट होगा, कैग वगैरह की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में रखवाता है, चाहे UPSC की, चाहे कोई कमीशन आयोग की, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की, तो वो विधायी शक्ति हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, जब राज्यपाल के पास विधेयक आएगा तो राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प है। राज्य में जब दोनों सदन से पास हो गया, विधेयक आया, तो राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार है। तो राज्यपाल के अधिकार है, पहला अधिकार है कि वो एक्सेप्ट कर ले तो कानून बन जाएगा। दूसरा अधिकार है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन याद रहे, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को ना ही राष्ट्रपति ना ही राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तीसरा इसके पास और विकल्प है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 200 के अनुसार वो अपना राय किसी विधेयक बिना बता के वह विधेयक किसको भेज देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है। तो उसके बाद जब विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो उसके पास क्या विकल्प है। तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको एक्सेप्टेंस दे सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वीकृति करने से इनकार कर सकता है, मतलब स्वीकृति नहीं दे। जबकि यहाँ पे राज्यपाल के पास मतलब क्या है, स्वीकृति से इनकार नहीं कर सकता, या तो वो एक्सेप्ट कर देगा। तो ये सब विकल्प है। लेकिन जो अगर वो राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास 3 विकल्प है, या तो एक्सेप्ट कर ले, या तो इनकार कर ले, या फिर वो पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को क्या कर दे, वापस लौटा दे। ठीक है। उसके पास राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। ठीक है ना, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। 2013 में अनुच्छेद 213 में लिखा हुआ है। लेकिन वो अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब विधानमंडल सत्र में ना हो, और ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है। केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर राज्य विधानमंडल का शक्ति हो। सही बात है। सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। मतलब अध्यादेश जारी कर दिया तो मिनिमम 6 सप्ताह में, मैक्सिमम 6 सप्ताह में संसदीय अनुमोदन मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल पाता है तो अध्यादेश का अधिकतम अवधि क्या होता है, 6 महीना और 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है, इसके लिए कोई सदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इन 3 आर्टिकल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 163 में लिखा है कि अपने विवेकाधिकार काम के अलावा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। 164 में लिखा है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद क्या होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है। 164 में लिखा है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होगा, राज्य मंत्रिपरिषद। तो देखो, तो इससे क्या पता चलता है कि राज्यपाल टोटली किस पे डिपेंडेंट है, राष्ट्रपति जैसा, मंत्रिपरिषद के ऊपर। ठीक है। और क्या है कि राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधिकार कौन है, मतलब ऐसा विवेकाधिकार, ऐसा वह काम कर सकता है इसका उल्लेख संविधान में है। राष्ट्रपति के विचारणार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। तो ये देखो, राज्यपाल क्या होता है, किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। मगर ये जो बात है, विधेयक को आरक्षित रख सकता है किसी के लिए, ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है। अब प्लस ये आर्टिकल 200 में दिया हुआ है, मतलब ये संवैधानिक विवेकाधिकार है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है। आर्टिकल 356 में वर्णन है। पड़ोसी यूटी में बतौर प्रशासक कार्य करते समय, अगर आसपास का यूटी है उसमें प्रशासक रूप में काम कर रहा है तो ये राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। 4 राज्यों के राज्यपाल द्वारा खनिज खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद के देय राशि को तय करना। ये राशि को भी तय करना खनिज वगैरह के 4 राज्यों में राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधिकार है। आपको प्रेसिडेंट पढ़ाए थे तो वहाँ पे
विवेकाधिकार नहीं था, परिस्थितिजनक विवेकाधिकार था, संवैधानिक नहीं था वहाँ पे, ठीक है। जबकि राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधिकार है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब राज्यपाल के पास परिस्थितिजनक विवेकाधिकार, तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ परिस्थितिजनक विवेकाधिकार था, संवैधानिक नहीं, ठीक है। यहाँ पर परिस्थितिजनक विवेकाधिकार क्या है, जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो किसी को भी सीएम चुन लेगा। राज्यपाल का जो है अगर किसी सीएम का उत्तराधिकारी नहीं है किसी आकस्मिक स्थिति में, तो राज्यपाल किसी को भी उत्तराधिकार बना सकता है, यानी कि सीएम बना सकता है। अगर मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खो दे तब भी राज्यपाल उसका सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है और अपने अनुसार काम करेगा, ठीक है। राज्यपाल का पदावधि सामान्यतः ये कितना रहता है, 5 साल के लिए रहता है। और जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। मतलब राज्यपाल को हटाना है तो वह भारत सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, पीएम की सलाह पे। उसमें किसी सदन की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर कोई महाभियोग वाला ऐसा नहीं चलता है। या फिर किसी भी राष्ट्रपति को संविधान कर संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। या फिर अगर राज्यपाल चाहे कि हमको क्या करना है कि हम खुद हट जाए, तो वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, अपना लिखित रूप में त्याग पत्र देगा हस्ताक्षरित, और वह हट भी सकता है। राज्यपाल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी किया जा सकता है। राज्यपाल को उसी राज्य में दोबारा या किसी अन्य राज्य में भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। मतलब अगर बिहार का कोई राज्यपाल है तो उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है, या फिर बिहार के राज्यपाल को अगली बार बंगाल का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो ये सब हो गया। अब क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह लिखा गया है कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये लिखा हुआ है, ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। जैसे कि ये कोई पी नाम का आदमी है तो ये बिहार का भी राज्यपाल बन सकता है और यूपी का भी। लेकिन ये जो है सैलरी इसको दोनों तरफ से मिलेगा, बिहार से भी इसको सैलरी मिलेगा, यूपी से भी इस राज्यपाल को सैलरी मिलेगा। और ये जो सैलरी कौन कितना देगा राज्य, ये डिसाइड करने का काम किसका है, संसद का नहीं, ये राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति आदेश देगा कि किसको कितना सैलरी देना है, तो इस दोनों में क्या होगा, बट जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो देखो, राज्यपाल पद बोले तो 153 में है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति बोले तो 155 में है। रुक जाओ, राज्यपाल पद 153 में कि 152 में है, एक सेकेंड। यहाँ देखो, राज्यपाल पद 153 में सही है, और राज्यपाल की नियुक्ति किस में है, 155 में है, ठीक है। तो ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस में है, तो 155 में है, लेकिन पद का किस में है, तो 153 में है। कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको ऐसे कर दे रहे तो और अच्छा रहेगा। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में है, तो ये 153 में है, 154 में है, किस में है, 154 में है, सेकेंड वाला आर्टिकल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? तो राज्य का कार्यपालिका शुरू होता है राज्यपाल पद से 153 से 153 से शुरू होगा। पेन गलत चुना गया है, 153 से शुरू होगा और 167 तक जाएगा। 153 से 161 तक तो इसमें राज्यपाल पद ही रहेगा, और उसके बाद फिर 63 64 में क्या होगा,
63, 64, 65 में मंत्रिपरिषद ये सब चीज़ मिलेगा। और 66, 67 में क्या होगा? राज्य का कार्य संचालन है। ठीक है, मंत्रिपरिषद 163 में है। और ये अब मुख्यमंत्री ये सब क्या है, मंत्री का उत्तरदायित्व 164 में, 165 में है राज्य महान्यायवादी, और 166, 67 में है राज्य की कार्य संचालन। तो आ गया ना 153 से 167 के बीच में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार। भारतीय संविधान के ऐसे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी? तो अनुच्छेद 53 में है। लेकिन राष्ट्रपति पद पूछे तो अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति पद 63 में, राज्यपाल का पद 153 में। देखो, राष्ट्रपति से राज्यपाल का अनुच्छेद आना है तो 101 करना पड़ता है। ठीक है, पीएम का पद 75 में। मंत्रिपरिषद हिस्सा पता चाहिए, राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद 89 का ट्रिक चलता है। राज्य मंत्रिपरिषद 163 में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद 74 में, महाधिवक्ता 76 में, महान्यायवादी 165 में, राज्य का महान्यायवादी 165 में। ये तो क्या ही क्या है, एक आदमी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है, सेंटर से जोड़ लो, राष्ट्रपति का किस में है विशेष अभिभाषण? तो 87 में है। 87 में 89 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 176, तो निकल गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 200 में। और राष्ट्रपति इस विधेयक, आरक्षित विधेयक को मना भी कर सकता है, वापस पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। अब पुनर्विचार के पास फिर वापस आ जाता है, इसके लिए क्या है, एक्सेप्टेंस करने के लिए वो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ता और विशेष अधिकार का निर्धारण कौन करता है? तो ये सब काम कौन करेगा राज्यपाल के? तो संसद करता है। ठीक है, कौन करेगा? संसद करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। याद रखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्यपाल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय, ये तो हो ही क्या यार, सेम सवाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, इसको शपथ दिलवाएगा और नियुक्ति कौन करेगा? तो इसको शपथ दिलवाएगा राज्यपाल, उस राज्य का। नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता? तो देखो, कौन नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति वो सदन का सदस्य नहीं होता, इस कारण सभापति नहीं कर सकता कभी भी। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन कार्यों का प्रशासन कौन देखता है? तो यूटी का प्रशासन कौन देखता है? तो राज्यपाल देखता है। नहीं, राज्यपाल नहीं, यूटी का प्रशासन देखता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंडीगढ़ एसआई में पूछे। आर्टिकल 239 के अनुसार कौन देखेगा? तो संघीय क्षेत्र का प्रशासन तो राष्ट्रपति। इसको ऐसे कर देते हैं, एक सेकेंड।
कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो कितना समय में, मतलब ये राज्यपाल जो है पुनर्विचार के लिए रख लिया और वापस उसको कितने समय बाद पुनर्विचार के लिए भेजेगा राज्यपाल? इसका कोई समय सीमा नहीं है। बीपीएससी में पूछा था। ना ही राष्ट्रपति के पास इसका कोई समय सीमा नहीं है कितने समय बाद भेजेगा बिल को, ना ही राज्यपाल के पास कोई समय सीमा है कि उसके पास कोई विधेयक आया तो वो पुनर्विचार के लिए कितने समय बाद भेजेगा। और पुनर्विचार कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो एक तो धन विधेयक में, और 24वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया संविधान संशोधन विधेयक पर भी पुनर्विचार नहीं हो सकता, लेकिन साधारण बिल पे हो सकता है। धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राज्यों में। तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। पैसा पे या राज्यों की नाम सीमा परिवर्तन, ये सब पे राष्ट्रपति राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही विधेयक पेश होता है। किसी राज्य में राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? तो वो स्थगन नहीं कर सकता है। स्थगन करने का काम अध्यक्ष का होता है कि आज की सत्र का क्या होगा, आज के सेशन का क्या होगा, स्थगन होगा। बाकी भंग, सत्रावसान या बुलाने का अधिकार है। धन विधि हो ही क्या ना या राज्य विधानमंडल में अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की कितनी अवधि तक लागू रहेगा? ऐसा माना गया है कि 6 सप्ताह के अंदर आपको किसी भी अध्यादेश का राज्यपाल से अनुमति मिल जाना चाहिए। तो ये होगा 6 सप्ताह, 6 मंथ नहीं। ऐसे तो यहाँ पे याद रखेंगे 6 सप्ताह में संसदीय अनुमोदन मिलना चाहिए, लेकिन अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होता है, टेन्योर, तो 6 सप्ताह 6 माह। अब यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित जो भी आपको यहाँ पर आयोग है वो अपना क्या क्या निर्णय दिया था ये सब देखना है। तो राज्यपाल पद के लिए बहुत सारा आयोग आया था। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में गठन हुआ, 1969 में अपना रिपोर्ट देगा। ये बोला कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के संबंध में लंबा अनुभव चाहिए। ये अनुभव की बात करता है, ठीक है ना, प्रशासन के संबंध, जबकि सरकारी आयोग अनुभव की बात नहीं करेगा। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाना चाहिए। बोला राज्यपाल अगर स्वविवेक शक्ति का उपयोग कर रहा है तो वह राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पे करे। तो इसका ट्रिक क्या है? एक बार प्रशासनिक अनुभव राष्ट्रपति के निर्देशन में, मतलब एक बार का मतलब एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाना चाहिए। प्रशासनिक अनुभव मतलब उसको प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए और वो जो स्वविवेक शक्ति का प्रयोग है राष्ट्रपति के निर्देशन में करे। इसका ट्रिक है एक बार प्रशासनिक अनुभव राष्ट्रपति के निर्देशन में। इस लाइन से आपको प्रशासनिक सुधार आयोग कौन कौन सा बात बोला था वो पूरा याद हो जाएगा। फिर सरकारी आयोग का गठन हुआ 1983 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1988 में, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। सही बात है। राज्यपाल जब नियुक्ति करता है तो क्या होना चाहिए, आप जिस राज्य में आप किसी को नियुक्ति करते हो राज्यपाल, तो वहाँ के सीएम से क्या होना चाहिए, परामर्श कर लेना चाहिए। राज्यपाल का चयन राजनीति में सक्रिय व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, उसका कोई अनुभव नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग कहा था अनुभव होना चाहिए। राज्यपाल का टेन्योर 5 वर्ष होना चाहिए और उसका स्थानांतरण भी नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए, जबकि अभी कोई निर्णय लेने का कोई समय सीमा नहीं, लेकिन सरकारी आयोग बोला 4 महीना। राज्यपाल दूसरे राज्य का निवासी होना चाहिए, सेम राज्य का नहीं। तो सरकारी आयोग बोला था कि राज्यपाल दूसरे राज्य का निवासी हो। पहला, उसको नियुक्त करना है किसी राज्य में राज्यपाल तो सीएम से सलाह ले वहाँ से। तीसरा,
राज्यपाल का राजनीति में कोई अनुभव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है ये बोला गया कि उसको 5 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और उसका ट्रांसफ़र भी नहीं होना चाहिए। छठा बोला कि अगर कोई विधेयक आता है राज्यपाल को तो मैक्सिमम 4 महीने तक या 4 महीने के अंदर में राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, निर्णय ले लेना चाहिए। फिर वेंकट चलैया आयोग, ये भी राज्यपाल के सुधार से संबंधित है, 2000 में आया। फिर रिपोर्ट भी दिया 2000 में। इससे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। पूंछी आयोग इम्पोर्टेंट बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बोला था कि ये राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री से परामर्श करके किया जाना चाहिए। ये तो सेम वही बात बोला है जो सरकारिया बोला था, 5 साल के होना चाहिए, सेम वही बात बोलेगा जो सरकारिया बोला था ये भी। लेकिन आपसे कभी पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम से होना चाहिए, कौन बोला था, तो एक पूंछी आयोग बोला था और एक वेंकट चलैया आयोग बोला था, याद रहेगा। और पूंछी आयोग का स्थापना 2007 में हुआ। 2010 में क्या किया, निर्णय दिया, रिपोर्ट अपना तैयार किया। राज्यपाल किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल नहीं होना चाहिए। इसको हटाने के लिए महाभियोग लाना चाहिए। तो ये बात कौन बोला था, पूंछी आयोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसे याद कर सकते हो। पूंछी आयोग बोला कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का पूंछ नहीं है, ठीक है। फिर राजमन्ना आयोग 1969 में आया, तमिलनाडु के द्वारा गठित किया गया था। ये तो बोला था राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दो, ठीक है ना। और या फिर बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति भी हो तो राज्य सरकार के परामर्श से हो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सवाल। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारिया आयोग के कौन से सलाह सही है। वो जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये सही है। वो राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और आज के स्थानीय राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए, राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में भाग न लिया हो। तो ये सब सही है। और ये भी बोला था राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा राज्यपाल तो 4 महीना में निर्णय ले लेना चाहिए और इसका कार्यकाल 5 ईयर तक फिक्स कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो। तो ये कौन बोला था, सरकारी आयोग बोला था। पूंछी आयोग भी बोला था ये बात कि जुड़ाव नहीं होना चाहिए राजनीति से। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। तो निष्पक्ष होना चाहिए, ये किया था सरकारी आयोग। राजमन्ना आयोग किया था राज्यपाल की नियुक्ति वहाँ के सीएम की सिफारिश पे होना चाहिए या फिर राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दो। अधिकतर सरकारी आयोग को ही टिक मारेंगे क्योंकि सबसे अधिक सलाह वही दिया था। एमएम पूंछी आयोग किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश किया। तो एमएम पूंछी आयोग बोला था कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं है, पूछ नहीं है, उसको महाभियोग चलाना जाए, महाभियोग चलाकर हटाना जाना चाहिए और जो महाभियोग चले वो राज्य विधानमंडल के द्वारा चले। जिस आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 साल के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की, तब 5 साल 4 महीना ये सब शब्द कौन यूज़ किया है, तो सरकारी और पूंछी आयोग दोनों बोला है कि 5 साल के लिए होना चाहिए। राजमन्ना समिति 1969 में आया था, तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो शोराबाजी आयोग ये नहीं था। बाकी ये राज्यपाल से भी संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से भी संबंधित है। एक वेंकट चलैया आयोग भी है। किस आयोग ने संसदीय प्रणाली का समर्थन करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व वाली राज्यसभा को वास्तव में संघीय के ऊपर सदन बनाने की सिफारिश की। तो अधिकतर सिफारिश जो नहीं समझ में आए तो सरकारी आयोग ही मार सकते हो। तो ये सब याद हो ही गया। प्लस प्रसवपु प्रशासनिक आयोग 1966 में आया, 1969 में अपना रिपोर्ट दिया। सरकारी आयोग 5 साल लगा दिया था रिपोर्ट देने में, 83 में आया, 88 में रिपोर्ट दिया।
वेंकटचलैया 2000 में आया था, 2000 में रिपोर्ट दिया। पुंचे आयोग 2007 में आया, सबसे लेटेस्ट 2010 में रिपोर्ट दिया। राजमन्नार आयोग 1969 में गठित हुआ, प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद। यही है प्रोफेसर अब पप्पू, सजा लो। तो पहले आएगा ये, फिर आएगा ये। आनंदपुर शाही प्रस्ताव भी याद करेंगे, पंजाब का है। ये राज्यपाल केंद्र राज्य संबंध इस दोनों से संबंधित है। 24513 सजा लो अपना डेट के अनुसार। इसका ट्रिक बता ही दिए, प्र र स व पू। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं संतोष बिश्नोई सर जयपुर वाले कुछ। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। एक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसी अनुच्छेद में क्या ये भी बात लिखा है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। सही बात है। इसमें ये भी लिखा है कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, इसमें इसको कोई रोका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, निवारित नहीं की जाएगी मतलब उसको रोका नहीं जाएगा, मतलब ये भी सही है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा। तो 156 में ही तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर देगा। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, 154 के अनुसार। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, उसके लिए कोई महाभियोग चलाने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 3-4 वो ऑप्शन दे दिए हैं। बोल रहा है कि राज्यपाल पद के लिए क्या शर्त होना चाहिए। शर्त पूछ रहा है, योग्यता नहीं। वह भारत का नागरिक हो, ये क्या है? तो ये राज्यपाल का शर्त नहीं है, योग्यता है। और योग्यता का वर्णन है 157 में। फिर यहाँ पे देखो, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए। तो ये राज्यपाल का क्या है? ये भी योग्यता है, शर्त नहीं है। वह, एक सेकेंड, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह लाभ के पद पे नहीं हो, सदन का सदस्य नहीं हो। तो ये सब जो बात है ये योग्यता नहीं है, ये शर्त है 158 के अनुसार। वह लाभ के पद पे नहीं, ये भी योग्यता नहीं, ये शर्त है। तो शर्त कौन कौन सा है, योग्यता कौन कौन सा है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो शर्त है केवल 2-3, तो आंसर सही होगा ये वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो ये पढ़ाए थे कि ये सब क्या है, योग्यता है। 157 में 2 ही योग्यता दिया है राज्यपाल पद के लिए। और ये सब क्या है, राज्यपाल पद के लिए 158 में शर्त है, सदन का सदस्य नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, संसद जो निर्धारित करेगा विशेषाधिकार उपलब्धियाँ, उसके अधिकार, उस भत्तों का अधिकार हो उसको फिक्स से। उसको बाद जो है कि कार्यकाल के दौरान इसका वेतन को कम, उपलब्धि को कम नहीं किया जा सकता। फिर बिना किराए के वो सरकारी आवास में नहीं रह सकता है। तो ये सब क्या है, शर्त है। अच्छा, कौन राज्य कितना वेतन देगा राज्यपाल को, यह बात राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से बताएगा। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो, तो कौन कितना वेतन देगा ये कौन बताएगा? तो राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से बताएगा। राज्यपाल का शपथ सेम राष्ट्रपति की शपथ जैसा है, याद रखेंगे ये सब राष्ट्रपति का शपथ है। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, दोनों शपथ लेता है संविधान और विधि की। क्या करेगा? परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये तीनों एक लाइन से याद रखना। प स प्र है, संविधान और किसकी, विधि की। तो कौन लेता है ऐसा शपथ? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल लेता है कि मैं संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा।
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई न्यायालय से कोई मतलब कि राज्यपाल का विशेषाधिकार किस में दिया गया है? तो 361(3) में। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया है ये बात। मृत्युदंड के निलंबन, माफी या न्यूनीकरण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में सही कथन चुनिए। देखो हमको पता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से क्या है, अलग है। पहला ऑप्शन सुने, मृत्युदंड को क्षमा करने का एकमात्र अधिकारी राष्ट्रपति के पास है। सही बात है, मृत्युदंड को क्षमा है करना है। क्षमादान शक्ति में 5 चीज शामिल होता है। क्षमा, फिर होता है परिहार, न्यूनीकरण, ऐसा बहुत बड़ा चीज शामिल होता है। तो राज्यपाल मृत्युदंड की चीज में और 4 विकल्प अपना सकता है, लेकिन वो क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति करेगा, तो ये सही है। फिर बोला, किंतु भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राज्यपाल को मृत्युदंड निलंबित करने, परिहार करने, न्यूनीकरण यानी कि लघुकरण करने का अधिकार है। इस संदर्भ में वो राष्ट्रपति के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार रखता है। सही है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन और 4 विकल्प तो अपना सकता है मृत्युदंड के साथ। तो ये 1, 2 दोनों कथन सही है। ऐसे हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। देखो पहले तो याद रखो, क्षमादान शक्ति 5 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। लेकिन दोनों के शक्ति में क्षमादान के अंतर है। इसका क्षमादान की शक्ति 72 में है, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का 161 में है। और याद रखना है, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को राज्यपाल नहीं सुन सकता, क्षमा कर सकता है। और मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल, लेकिन इसका मृत्युदंड को लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है। ठीक है ना, और ये सब चीज़ कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। और आए यहाँ पे 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सही बात है, 163 में मंत्री परिषद का जिक्र है। 164 में है कि मुख्यमंत्री या राज्यपाल या मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करता है। 164 में है कि मंत्री हो या फिर आपको याद रखना है राज्यपाल हो, ये मुख्यमंत्री हो, सभी राज्यपाल के प्रसाद परिण पद अपना धारण करते हैं। ठीक है, राज्यपाल को अपने स्वाभाविक कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता से करेगा, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से, क्योंकि मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिमंडल नहीं, केवल मुख्यमंत्री नहीं। यहाँ पे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति कौन है, तो सभी काम भारत सरकार, राज्यपाल सभी राज्य का काम राज्यपाल के नाम से होगा, तो कार्यकारी शक्ति है। और प्रशासनिक संबंध कोई भी जानकारी तथा कानून प्रस्ताव के बारे में मंत्री से जानकारी नहीं मांग सकता। वो राज्यपाल का क्या है, अधिकार है। वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकता। सही बात है, वह मुख्यमंत्री और मंत्री की नियुक्ति करता। तो ये सब कार्यकारी है, सेकंड को छोड़ के। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानता क्या है, मतलब विधानसभा में क्या करता है, अभिभाषण और संदेश भेजता है। तो ये राज्यपाल का क्या है, शक्ति के अधिकार है, के कर्तव्य है, तो ये राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 200 के संबंध में बताइए क्या है, तो अनुच्छेद 200 में विधानसभा में पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सही है। राज्यपाल या उस विधेयक पर अनुमति दे सकता है या फिर अनुमति रोक सकता है, ये भी सही है। और 200 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, तो ये बात 200 में ही दिया हुआ है। यहाँ पर यही आ गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, संविधान किस अनुच्छेद के तहत
राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो 200 के अनुसार। और इसी विधेयक पे सुरक्षित विधेयक पे राष्ट्रपति का राय जानेगा कैसे, तो 201 के अनुसार। 200 क्या है, तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो बताओ, राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा कैसे, 201 के अनुसार। राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, 213 के अनुसार। तो ये राज्यपाल का कैसा शक्ति है, क्या है, अधिकार की शक्ति है, तो ये राज्यपाल का शक्ति है। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल को कुछ विशेष पावर है, इसमें से कौन सा विशेष पावर नहीं है। तो आपको याद रखना है, 5वीं अनुसूची में वाले क्षेत्र में अम्बे मित्र मतलब क्षेत्र को छोड़ के वहाँ का जो अनुसूचित एरिया है उसके क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल को विशेष पावर है। तो वही देखना है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ये बात सही है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास क्या करना होगा, एक रिपोर्ट देना होगा, नियमित रूप से या वार्षिक रूप से या जब भी आवश्यक समझे, ठीक है ना। राष्ट्रपति तो रिपोर्ट तो देना होगा राष्ट्रपति के पास। सेकंड ऑप्शन पढ़े, राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाता, गलत है। जनजातीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में नियम बनाता है, अभी बताएंगे कैसे, तो यही गलत है, ये गलत है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के लिए नियम बनाता है, तो ये सही है। जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में नियम राज्यपाल बनाता है। राज्यपाल विनियम बना सकता है और ऐसे क्षेत्र जो एसटी के सदस्य द्वारा उनके या बीच भूमि हस्तांतरण तो वहाँ पे भूमि हस्तांतरण के लिए भी क्षेत्र में राज्यपाल नियम बना सकता है। तो ये शक्ति है राज्यपाल को, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष शक्ति है। पहले यहाँ पे देखते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद, तो राष्ट्रपति को ऐसा निर्देश देगा जिसे जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना किया जा सकता है। जो जनजातीय सलाहकार परिषद है 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर नहीं बनेगी, ठीक है ना। कब जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें से क्या होता है कि 3/4 सदस्य जो होता है वो राज्य की विधानसभा क्या करती है, उसमें राज्य की विधानसभा मनोनीत करती है सर, ठीक है ना। 3/4 सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें से 3/4 उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन हो। फिर यहाँ पे देखो, राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या और उसकी नियुक्ति और परिषद के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों को नियुक्ति की रीति को, फिर अधिवेशनों के संचालन को तथा साधारणतः उसकी प्रक्रिया को और अन्य सभी आनुषंगिक विषय को, इस सारे विषय को जनजातीय सलाहकार परिषद के इन सारे मुद्दे के ऊपर क्या करता है, राज्यपाल नियम बना सकता है, ठीक है, विनियमित करने के लिए। राज्यपाल क्या करेगा, उस क्षेत्र में शांति और सुशासन के लिए भी नियम बना सकता है, भूमि हस्तांतरण के लिए भी नियम बनाता है, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद या उस राज्य में विधानमंडल की कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा किसी भाग पे अपवाद स्वरूप, ये सब भी चीज़ है, हटाओ इतना। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यपाल का जो पद है वह निर्वाचित पद नहीं रखा गया, क्यों, क्योंकि जो है निर्वाचित, इसका ये आंसर होगा, ये 3 कारण है कि इस कारण इसका निर्वाचित पद नहीं रखा गया है। लेकिन संविधान में ये बात नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल जो पद है उसको
निर्वाचन इस कारण नहीं बनाया गया है क्योंकि निर्वाचन हमेशा प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। ये नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 1, 3, 4। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखो, राज्यपाल तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल तक अपने पद पर रहेगा। लेकिन ये कथन गलत है। उसको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। वह सदन का, चाहे राज्य विधानमंडल हो चाहे संसद हो, उसका कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल किसके प्रति प्रसाद पर्यंत होगा या किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केवल राष्ट्रपति। वीवीआई, विधानसभा ये सब नहीं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होगा? तो वहाँ का मंत्री, मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन देखता है? चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा था। यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति देखता है, आर्टिकल 239। राज्य का वेतन और भत्ते दिया जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। संचित निधि भारत से नहीं, संचित निधि राज्य से। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नहीं करता, जबकि मुख्यमंत्री की करता है। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष को करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के महाधिवक्ता के करेगा, अधीनस्थ न्यायालय का करेगा। कहाँ पर अभियोग चलाने का प्रावधान, किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल को सिंपली राष्ट्रपति हटा देता है, इसके लिए कोई अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य तीनों के लिए है। फर्स्ट राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। अच्छा, 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं, ऐसे याद कराते हैं। फरवरी में तो 13 ही दिन है महिला का। किसकी याद मनाते हैं? सरोजिनी नायडू की याद में। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? तो सीजीआई शपथ दिलवाएगा। राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है? तो वो न्यायाधीश ही शपथ दिलवाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके SCERT का, बिहार बोर्ड के SCERT का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो छूट गया था, उसको याद कर लें। आपको पता ही है कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो सबसे पहले विधान परिषद कहाँ आया था? तो जहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग, जहाँ पे भाषाई आधार पे जो सबसे पहले गठित हुआ था जो राज्य, वही राज्य है आंध्र प्रदेश। 1957 में यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? विधान परिषद आया था। विधान परिषद का गठन किया गया, लेकिन 1985 में फिर उसको अंत किया गया, फिर गठन होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे 1969 में पश्चिम बंगाल में, और 1969 में ही पंजाब राज्य में भी क्या किया? उच्च सदन यानी कि विधान परिषद को भंग कर दिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले विधान परिषद का गठन कहाँ हुआ था? तो बोलना दोस्तों, SCERT के अनुसार सबसे पहले विधानसभा का गठन 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। लेकिन यह आंध्र प्रदेश 1985 में अपना विधानसभा को भंग कर देगा। इसके बाद 1989 में 4 साल बाद पंजाब भी और वेस्ट बंगाल भी अपने यहाँ की विधानसभा को भंग कर देगा। तो इस स्लाइड से ये क्वेश्चन बना। राज्यपाल जो होते हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं, याद रखेंगे। SCERT में ये लाइन है। तो कुलाधिपति कौन होते हैं विश्वविद्यालय के? तो आप मारोगे राज्यपाल। फिर आपको याद रखना है, ये तो हम बता ही दिए फिर भी याद करा रहे हैं, अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना रहता है तो कम से कम कुल सदस्यों का कितना हस्ताक्षर चाहिए? तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, ये याद करवा रहे थे। और 14 दिन पहले पूर्व सूचना भी देना होगा राज्यपाल को महाभियोग से हटाने के समय। भारत में राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। कहीं पे किसी राज्य में राज्यसभा का सीट ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। लेकिन अमेरिका और रूस और स्विट्ज़रलैंड में एक सदन है या 2 सदन है। देश में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है।
तो भारत में नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ सेम है, तो अमेरिका में, रूस में और स्विट्ज़रलैंड में। इसके बारे में याद रखेंगे कि वहाँ के सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका तो पता ही है। रूस के बारे में कैसे याद रखोगे, रूस रूस जाएगा। स्विट्ज़रलैंड स्वीट है, तो यहाँ पर भी है, सबको स्वीट समान मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हो। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान की अपेक्षा खुले मतदान में होता है, जबकि राष्ट्रपति का गुप्त मतदान में होता है, लेकिन राज्यसभा का खुले मतदान में होता है। और एक गाडगिल साहब थे, गाडगिल साहब ने एक कथन बोला कि प्रधानमंत्री के अधिकार इतने अधिक हैं कि यदि स्वभाव से प्रजातंत्रीय विचारधारा का नहीं है तो निरंकुश बन जाने की बहुत आशंका है। सन 1975 से 57 के दौरान आपातकाल लागू करके इंदिरा गांधी ने कमोबेश ऐसे ही हालत पैदा कर दी। तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री के निरंकुश अधिकार के बारे में कौन बोला था, तो गाडगिल बोले थे। यही पूछेगा, ये लाइन देखे कि ये लाइन कौन बोला था, तो गाडगिल जी पूछे थे। ठीक है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सही बात है, नहीं है। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई ने बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करवाया। कौन, तो मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेस सरकार किसको उप प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करवाया, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। फिर 1990 में चंद्रशेखर ने चौधरी देवी लाल को भी उप प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करवाया। फिर 2002 में वाजपेयी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करवाया। लेकिन संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि 1978 में मोरारजी देसाई ने किसको उप प्रधानमंत्री पद नियुक्त करवाया था, दो को, एक बाबू जगजीवन राम को और एक चौधरी चरण सिंह को। फिर दूसरा सवाल पूछेगा 1990 में चंद्रशेखर ने किसको नियुक्त करवाया था, चंद्रशेखर से चौधरी देवी लाल को। इसी तरीके से तुमको 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी किसको नियुक्त करवाए उप प्रधानमंत्री, तो लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, याद रहेगा। मोरारजी देसाई के समय जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, और चंद्रशेखर के समय चौधरी देवीलाल, और आडवाणी के समय, वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेंगे। कैबिनेट शब्द, हम ये मंत्रिपरिषद शब्द हमारे संविधान में नहीं था। इसको हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द था, मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। इसको 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार जोड़ा गया। 1976, यानी कि इंदिरा गांधी जोड़वाई। ठीक है। और हमारा संविधान जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जन्मजात और राजकृत व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। इम्पोर्टेंट है। आप बस भारत का नागरिक होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जन्म से ही भारत का नागरिक हो, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जबकि अमेरिका में है। देखो बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिए गए, ये तो सही है, इंदिरा गांधी बाध्य कर दी थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन में ही संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। पहली बार हुआ 42वां में, ठीक है ना, कैबिनेट शब्द का प्रयोग। लेकिन किस माध्यम से जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था संविधान में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से, मोरारजी देसाई द्वारा। प्रयोग पहली बार किससे हुआ, तो 42वां। जोड़ा गया किससे, तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, याद रहेगा। एक बार हम फिर से गूगल भी करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिख रहा है 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो आपका कैबिनेट शब्द है वह जोड़ा गया 352 में।
लेकिन SCERT आपका लिख रहा है पहली बार प्रयोग हुआ था ये सब 42वां से, तब प्रयोग बोले तो 42वां, जोड़ा गया तो 44वां। चलिए पूरा हो गया। अब थ्योरी का फोटो।